ओके, सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये जो लेक्चर है ये इस कोर्स का फाइनल लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल आईओ, और फाइल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फाइल क्या होती है, इसका यूज़ केस क्या होता है, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। और ये इसमें फाइनल लेक्चर होगा। इसके बाद शुरू कर देंगे कॉटलिन, और मैं सोच रहा हूँ साइड बाय साइड पाइथन वगैरह। तो कॉटलिन पाइथन ये दोनों अपना अगला फोकस रहेगा। जावा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ अभी फ़ैन नॉइज़ आ रही होगी, आई बिलीव। अगर फ़ैन नॉइज़ नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, वैसे मैं डीनॉइज़ कर दूंगा। अगर फ़ैन नॉइज़ आ रही है तो यार थोड़ा बहुत सह लो, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी बहुत होने लगी है, तो फ़ैन नॉइज़ आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे नई फाइल बना लेते हैं, एक फाइल io.c, और यहाँ पे हम जल्दी से अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, और इसके अलावा अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, और आर्गुमेंट्स को हम हटा देंगे। तो फाइल क्या होती है, आप जैसे यहाँ पे सब देख रहे हो, ये इतनी सारी फाइल्स हैं, ये सब फाइल्स हैं, ठीक है, इन्हें हम फाइल कहते हैं। और फाइल को बनाने का बेसिक पर्पस क्या होता है, फाइल जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर होती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत अभी जानते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती है, तो आपको पता होगा जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो रैम होती है। कोई भी चीज़ आप जब कोई भी प्रोग्राम रन करते हो, कोई वीडियो चलाते हो, या फिर कुछ भी करते हो अपने कंप्यूटर में, वो चीज़ सबसे पहले आपकी मेन मेमोरी में लोड होती है, और उसके बाद आपके सीपीयूज़ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और उसके बाद आपको रिटर्न में आपका आउटपुट मिल जाता है। बेसिकली आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है तो वो आपकी रैम में आती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब रैम जो होती है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी जैसे ही आपने पावर कट कर दी, जैसे मेरा लैपटॉप है, अगर पावर ऑफ होगी तो वीएस कोड में मैं यहाँ जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वीएस कोड इस टाइम मेरा रैम में ओपन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ, ये जो कुछ भी मैंने लिखा है इंक्लूड stdio.h, ये पावर कट होने के बाद भी मेरी स्टोरेज में स्टोर रहे। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अपनी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि मेरी हार्ड डिस्क की। उसमें अगर आपकी पावर चली भी जाती है तो भी आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होता, यानी कि जो भी मैं फाइल अपनी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दूंगा वो परमानेंटली मेरे कंप्यूटर में स्टोर रहेगी। पावर कट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फाइल जैसी मैंने छोड़ी है वैसी की वैसी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये होता है हमारी मेमोरी के बारे में। सी में फाइल्स का यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ डेटा ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाए, लोकल मेमोरी में स्टोर हो जाए। अब इसका कोई एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो वेब डेव में होता है, जैसे अगर आप डार्क मोड यूज़ करते हो, जैसे डार्क मोड हम सब यूज़ करते हैं, तो डार्क मोड का क्या होता है, आप उसे मैप कर सकते हो एक बिट के साथ। एडवांस चीज़ बता रहा हूँ बट ठीक है, एक एग्जांपल सुन लो। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने पेज रीलोड करा तो फिर दोबारा से वाइट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं डार्क मोड एज इट इज़ रहे, तो हम क्या करते हैं, यूज़र की लोकल स्टोरेज में एक बिट स्टोर कर देते हैं, और उसका एक इनपुट लेते हैं हमारी जो भी पेज है उसका रिलोड होते ही, और अगर वो बिट मेरी डार्क मोड वाली हुई तो डार्क मोड एज इट इज़ रह जाता है, नहीं तो हम लाइट मोड में आ जाते हैं। तो फाइल का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। फाइल को बेसिकली मैं परमानेंट अपने कंप्यूटर पे स्टोर कराना चाहता हूँ, और फाइल्स आपकी दो तरीके की होती हैं। एक होती है टेक्सचुअल फाइल्स, जैसे कि मेरी ये है pointers.c है, structuresnew.c है, ये सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं। टेक्स्ट फाइल्स बोले तो इसमें जो डेटा है वो ऐसे टेक्स्ट की फॉर्म में रिटर्न है, जिसका आप कुछ ना कुछ सेंस बना सकते हो। जैसे कि आप इस फाइल को देख के समझ सकते हो कि इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूडेड है, इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टूडेंट, इसमें इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसका एक एलियस नेम भी है टाइप डेफ का यूज़ करके। तो ये रीडेबल डेटा है, इसको आप रीड कर सकते हो और इसका कुछ ना कुछ सेंस बना सकते हो। दूसरी तरीके की जो आपकी फाइल्स होती हैं वो होती हैं आपकी बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, जैसे आपका म्यूज़िक है, MP3 फाइल्स हो गई, या फिर आपकी वीडियोज़ है, MP4 फाइल्स हो गई, और इसके अलावा आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, JPEG फाइल्स हो गई। वो सारी फाइल्स जो होती है वो बाइनरी फाइल्स होती है, यानी अगर आप उनको इस टेक्स्ट एडिटर में खोलोगे तो आपको ज़ीरोस और वंस मिलेंगे। अगर उन्हें कन्वर्ट करके खोलोगे तो आपको ज़ीरोस एंड वन मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे की EXE फाइल खोलता हूँ, तो ये देखो, ये डेटा मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है, बाइनरी है, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और इसका डेटा मेरे लिए कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। ये प्रॉपर्ली ज़ीरोस वन नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन जो आपकी बेसिकली मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइनरी फाइल्स, यही डेटा बाद में ज़ीरोस और वन में कन्वर्ट होता है, और अभी भी इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है मेरे लिए, और बाद में भी नहीं बनेगा। ज़ीरोस और वन में ऐसे रीड नहीं कर पाऊँगा। तो ये होती है आपकी बाइनरी फाइल्स। अब हम यहाँ पे
फाइल्स को यूज़ कैसे करेंगे, बेसिकली आपकी फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए सी में क्या होता है, आप ना फाइल को डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप फाइल का एक पॉइंटर बना सकते हो जो आपको उस फाइल की तरफ पॉइंट करेगा। पॉइंटर्स हम सभी ने पता है किसी भी रेफरेंस की तरफ वो पॉइंट करते हैं। तो पॉइंटर्स के थ्रू हम अपनी फाइल को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जिस फंक्शन का यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एफ ओपन का। अब एफ ओपन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो मेरे से, एक तो कांस्टेंट कैरेक्टर, एक तो मेरे से ये लेगा पॉइंटर, ठीक है ना, और फिर उस फाइल का एक मोड होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ test.txt और मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ w राइटिंग के फॉर्म में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये w का क्या मतलब होता है, बट फिलहाल आप ये सिंटेक्स फॉलो करते चलो। फाइल स्टार ptr इक्वल्स f open w, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं इसको सेव कर लूँ और बाद में रन कर लूँ, तो रन करके देखते हैं। रन कोड, इंटेलिजे की आदत है वो इसलिए खोल रहा था मैं, नीचे से नीचे आता है उसमें रन करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट टर्मिनल में तो कुछ भी नहीं आया है, बट यहाँ पे अगर मेरे फाइल एक्सप्लोरर में आ जाओ तो ये देखो test.txt नाम की एक फाइल बन चुकी है जिसमें फिलहाल के लिए कुछ भी डेटा नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने कुछ स्टोर ही नहीं करा है। तो अब हमने फाइल यहाँ पे लिखा तो ये ग्रीन हो गया। अब ग्रीन अगर आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं तो आपको याद होगा स्ट्रक्चर्स का नाम हमेशा ग्रीन से हाईलाइट होता है VS कोड में। तो फाइल क्या होती है, एक हिडन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किस लिए, क्योंकि ये हर तरीके का डेटा स्टोर कर सकती है, डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है, ठीक है ना। और ये एक मैक्रो कांस्टेंट होता है। इसके अलावा हम अपनी फाइल को बेसिकली ओपन करने के लिए अगर यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो अगर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है तो इन दोनों कामों के लिए हम यूज़ करते हैं एफ ओपन का। एफ ओपन क्या करता है, मुझे एक पॉइंटर रिटर्न करके दे देता है उस फाइल का। तो ये रहा मेरा पॉइंटर जिसका नाम मैंने रखा है ptr और पॉइंटर बनाया हुआ है, यहाँ स्टार से समझ सकते हो ये पॉइंटर है। अब मैंने एफ ओपन लिखा test.txt, अब मैंने इसको यहाँ पे w के साथ किया। ये जो w है, ये जो डबल कोट्स में मैंने w लिखा है, ये होता है फाइल का ओपन मोड, कि आप फाइल को किस इंटेंशन से ओपन कर रहे हो। यहाँ पे राइट हो सकता है, उसके अलावा रीड हो सकता है। रीड के लिए आर, अगर आपको सिर्फ कोई फाइल पढ़नी है, उसमें कोई इनपुट नहीं डालना है अपनी तरफ से, उसमें कुछ स्टोर नहीं करना है, सिर्फ उसको रीड करना है, उसमें से डेटा रीड करना है, लेके आना है, तो आप आर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई बाइनरी फाइल है और उसमें आपको राइट करना है तो आप WB का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से रीड बाइनरी होता है RB, अगर आपको किसी बाइनरी फाइल को रीड करना है। इसके अलावा एक होता है अपेंड, यानी कि A। अब अपेंड का क्या होता है, राइट का क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, जब मैं W के साथ text.txt लिख दूंगा यहाँ पे, तो अगर मेरी फाइल यहाँ पे होगी वो या तो ओपन हो जाएगी राइटिंग के लिए, ठीक है। और अगर वो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये क्या करेगा, आपके पास फाइल नहीं है बट आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, एक नई फाइल वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ और यहाँ पे text.txt को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, रन करता हूँ, कोड रन हो गया बट फाइल नहीं बनी। और पॉइंटर में यहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर नल आके स्टोर हो चुका हो। तो अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को कैसे चेक करूँगा कि नल आके स्टोर हुआ है नहीं, वैसे आई एम प्रिटी श्योर नल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा, इफ ptr नॉट इक्वल्स नल देन printf you have created a new file else, अगर पॉइंटर नल हो चुका है, मतलब पॉइंटर में नल आके स्टोर हो चुका है, तो मैं printf करवा लूंगा नल, ठीक है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको पहले सेव कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो नल प्रिंट हो गया। नल क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने रीड मोड में अपनी फाइल को ओपन किया है और ये फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए मेरे पॉइंटर में आके स्टोर हो गया था नल। तो यहाँ पे जो मेरी इफ कंडीशन है वो फॉल्स हुई क्योंकि मेरे पॉइंटर में नल स्टोर्ड है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है नॉट इक्वल टू नल, तो इसलिए मेरा एल्स ब्लॉक प्रिंट हो गया यहाँ पे printf नल।
और यहाँ पे W। इस बार मैं राइट के इंटेंशन से अपनी फाइल को खोलूंगा, तो ये क्या करता है, फाइल क्रिएट कर देता है। तो अगर नॉट इक्वल टू नल होगा तो यू हैव क्रिएटेड अ फाइल, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए। तो पहले सेव कर लेते हैं और रन कोड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ गया यू हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल, और ये फाइल यहाँ पे आके क्रिएट भी हो चुकी है। तो इस तरीके से काम करता है मेरा एफ ओपन, मुझे एक पॉइंटर रिटर्न करता है बेसिकली। और अगर कोई फाइल मैं रीड मोड में ओपन कर देता हूँ और वो यहाँ पे नहीं है तो मुझे नल आके स्टोर हो जाता है। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा, क्योंकि अब मेरी यहाँ पे test.txt फाइल जो है वो बनी हुई है, तो अब मेरे पॉइंटर में नल नहीं आएगा, तो फिर से यही वाली लाइन जो है प्रिंट हो जाएगी। तो इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखो यू हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो होता है अपेंड। सेम काम अपेंड करता है जो मेरा राइट करता है। यहाँ पे अपेंड लिख देता हूँ और इसे test.txt को डिलीट कर देते हैं। अब फिर से मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो यू हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल और नई फाइल यहाँ पे बन चुकी है। तो अपेंड का काम क्या होता है, जैसे अपेंड अपना नाम ही बताता है, लास्ट में ऐड करना। तो अगर किसी भी फाइल में पहले से कुछ डेटा है और उस फाइल में आपको उस फाइल को में जो भी डेटा आपका एग्जिस्टिंग है उसको बिना डिलीट किए आगे से और कुछ डेटा ऐड करना है, तो आप अपेंड का यूज़ करते हो। और अपेंड भी यही कहता है, आपके पास कोई फाइल नहीं है बट आप अपनी फाइल में कोई चीज़ अपेंड करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं आपके लिए एक नई फाइल बना देता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पे अपेंड करता है, बट रीड ये काम नहीं कर सकता। रीड को क्या है, पहले से यहाँ पे फाइल होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कोई भी फाइल नहीं बनाएगा। तो रन करते हैं, नल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है आपका एफ ओपन। अब इस कंडीशन को मैं पूरी की पूरी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको राइट मोड के साथ ओपन करेंगे। इसके बाद, या राइट से पहले हम रीड कर सकते हैं बट चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब हमारी फाइल में हमें कुछ भी लिखना है, तो लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक फंक्शन होता है fprintf। तो जैसे पहले होता था printf और scanf का हम यूज़ करते थे इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, फाइल में अगर हमें इनपुट देना है तो हम fprintf को यूज़ करेंगे, और अगर फाइल में से कोई आउटपुट लेना है तो हम fscanf का यूज़ करेंगे। तो रोल्स थोड़े से रिवर्स हो जाते हैं इस केस में, बट जो भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये मेरे से फाइल का फॉर्मेट लेगा, फॉर्मेट कह रहा हूँ बेसिकली, मेरा पॉइंटर लेगा कौन सी फाइल में आप प्रिंट करना चाहते हो। देन ये मेरे से फॉर्मेट लेगा कि मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेरा ptr, और बल्कि इसका भी नाम पता क्या करते हैं, fptr रख लेते हैं, फाइल पॉइंटर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो fptr। तो ये हो गया मेरा पॉइंटर। इसमें मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, इसमें मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लेट्स से मैंगो। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना एक फाइल पॉइंटर डाल दिया है एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ। ये चीज़ अगर आपको थोड़े से डिफरेंट वे में करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं कैर ch इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में डाल देते हैं m, और अब आप चाहते हो कि एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाए। फिलहाल हम मैंगो करके देखेंगे कि मैंगो मेरी फाइल में राइट होता है या नहीं, और उसके बाद हम ये वाला सिस्टम भी देखेंगे कि ये MANG है, हम अलग अलग कैरेक्टर से कैसे इनपुट देंगे, या फिर बेसिकली कोई भी लोकल वेरिएबल अगर मेरा स्टोर्ड है तो मैं उसे कैसे इनपुट दूंगा। तो फिलहाल इस वाले को हम देखते हैं। तो रन कोड करता हूँ और यहाँ पे मेरी फाइल बन चुकी है और इसके अंदर मैंगो स्टोर्ड होना चाहिए, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो मैंगो प्रिंट हो चुका है इसके अंदर। अच्छा, राइट मोड का क्या होता है, अभी मैं जो आपको बता रहा था, राइट और अपेंड का भी डिफरेंस मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। हम अब चाहते हैं कि हमारी फाइल में मैं अपना एक एग्जिस्टिंग जो मेरा वेरिएबल है कैरेक्टर ch, वो मेरी फाइल में इनपुट जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो डबल कोट्स है इसमें मैं डाल दूंगा अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर %ch, कॉमा करूँगा, सॉरी %ch लिख दिया, %c, और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम दे दूंगा ch। तो ये क्या करेगा, इस वाली फाइल में इसको प्रिंट कर देगा, और ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर को। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा कैरेक्टर, तो ये वाला कैरेक्टर m राइट हो जाना चाहिए। तो रन करते हैं। अच्छा, अभी देखना, सेव नहीं करी है मैंने फाइल, सेव करके रन करते हैं। रन हो चुकी है और ये देखो m प्रिंट हो गया, पर जो मैंने प्रीवियस मैंगो लिखा था वो ख़त्म हो गया।
तो इसी चीज़ को हम रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली मेरा जो मैंगो था वो ओवरराइट हो गया। तो अगर मुझे ओवरराइट करना है तो मैं राइट फॉर्म में अपनी फाइल को ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ भी अपेंड करना है, जैसे अभी ये एम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसके आगे अपेंड हो जाए ANGO, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे W की जगह मैं इसको अपेंड मोड में ओपन करूंगा और उसके बाद मैं एक और fprintf यूज करूंगा, fptr कॉमा और लिख देंगे ANGO। तो अब ये क्या होगा, ये मेरी फाइल में आगे जाके अपेंड हो जाएगा। तो इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो ये देखो, ये मेरी फाइल में अपेंड हो गया। और ये डबल M क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला जो ये M दिया हुआ है ये भी इसके साथ ही अपेंड हो गया एक बार, बेसिकली फाइल आपकी ओवरराइट नहीं हुई। तो अगर मुझे इस वाले M को हटाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को पहले बंद करना पड़ेगा यहाँ से और इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब जो मेरी टेस्ट फाइल है इसमें मैंगो लिखा हुआ होगा, ये देखो मैंगो। अब इसी में मुझे एक और फ्रूट का नेम अपेंड करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से fprintf डाल देता हूँ, पॉइंटर दे देते हैं fptr और यहाँ पे मैं इसमें अपेंड करना चाहूँगा एप्पल। तो एप्पल लिख दिया, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखो मैंगो भी अपेंड हो गया, क्योंकि ये वाला कोड पहले से यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये फिर से रीरन हुआ है। तो मैंगो के साथ साथ, मतलब एप्पल के साथ साथ मैंगो भी अपेंड हो गया। तो ये काम करता है कुछ मेरा अपेंड। इसके अलावा होता है हमारा रीड मोड। तो रीड मोड में क्या होता है, बेसिकली मैं डेटा रीड करता हूँ मेरी फाइल में से। तो fprintf को भी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं और टेक्स्ट फाइल में मैं कुछ लिख देता हूँ, लेट्स से मैंगो लिख देता हूँ फिर से। यार छोड़ो यार, किसी टेक कंपनी का नाम लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कोड लिख रहे हैं यार, कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। अब मुझे इसमें से डेटा रीड करना है, ठीक है। तो रीड करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा fscanf का। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें मैं इसको स्टोर कराऊँगा। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा, एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, कैर ARR, इसका हम साइज दे देते हैं 20 और हम यूज़ करेंगे fscanf। अब fscanf क्या लेगा, सबसे पहले तो मेरी फाइल का पॉइंटर लेगा, तो मैं लिख देता हूँ fptr। इसके बाद ये मेरे से फॉर्मेट स्पेसिफाइड लेगा कि मैं क्या रीड करना चाहता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग को रीड करना चाहता हूँ, तो %s। इसके बाद ये मेरे कहाँ पे मैं इसको स्टोर कराना चाहता हूँ, तो ARR में मैं इसको स्टोर कराना चाहता हूँ। इसके बाद नॉर्मली हम printf कर लेंगे, जैसे हम आउटपुट लेते हैं अपने कंसोल पे, %s ARR। तो अब इसको सेव करते हैं, रन कोड करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ चुका है। अच्छा, अगर मैं ये वाला जो है तरीका सिंगल कैरेक्टर के साथ करता हूँ, जैसे मैं पहले M को रीड करता हूँ, फिर I को, फिर C को, R को, O को एंड सो ऑन, और उसमें मैं अपने fscanf को यूज़ करता हूँ, तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है। क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर बना लेते हैं CH, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब बेसिकली क्या है, मैं बार बार एक एक कैरेक्टर को रीड करूँगा। तो ये काम, अगर मुझे एक ही काम बार बार करना है तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं लूप यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर int I इक्वल्स 0, और यहाँ पे ना एक चीज़ है, देखो मुझे एंडिंग कंडीशन नहीं पता है, तो मैं रुकूंगा कैसे। तो fscanf को यूज़ करते हुए ये एक प्रॉब्लम होती है। चलो मैं फिर भी आपको बेसिकली फिर भी एक टर्मिनेशन कंडीशन हम ऐसे ही डाल देते हैं, जब तक हमारा कैरेक्टर स्पेस के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो ch नॉट इक्वल्स टू स्पेस I प्लस प्लस। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सबसे पहले ch में इनपुट लेते रहेंगे। तो
हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, एफ स्कैन एफ, ये कैसे स्कैन हुआ भाई, हाँ, तो एफ पी टी आर। इसके बाद क्या रीड करना चाहता हूँ मैं, कैरेक्टर रीड करना चाहता हूँ परसेंटाइल सी, कॉमा, अब इसे काहे में स्टोर कराना चाहता हूँ, %, ch में स्टोर कराना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं इसको प्रिंट भी करता रहूँगा, तो स्क्रीन पे प्रिंट करते रहेंगे परसेंटाइल सी ch। तो लॉजिकली ऐसा मेरा कोड बनता है, रन करके देखता हूँ, तो ये देखो टी बार बार आता चला जा रहा है और ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है। तो मैं इस शेल को पहले डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है एंड तक मैं उस पूरे को एक ही बारी में लूप के साथ रीड कर लूँ, क्योंकि बार बार तो मैं परसेंटाइल एस यूज़ नहीं करूँगा। तो जैसे मैं एक यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, हे आई वॉन्ट टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे के पूरी स्ट्रिंग को एक बारी में रीड कर जाऊँ। अच्छा, एक और चीज़ होती है, स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर होता है, तो एक बार नल कैरेक्टर भी यहाँ पे डाल के देखते हैं, \0। ठीक है, तो इसमें ये जो टी है इसका जो लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो \0 होना चाहिए बाय लॉजिक। ठीक है, तो \0 का भी यूज़ करके देख लेते हैं, रन कोड करते हैं, ये देखो अभी भी स्पेस होता जा रहा है। ठीक है, मतलब ये फुल स्टॉप आता जा रहा है और इनफाइनाइट लूप बन चुका है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा fgetc का। तो दो फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा getS और putS होता है जो हम नॉर्मली स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारा एक होता है fgetS और fputS। तो उसी से हम पहले इसमें इनपुट भी दे के देखेंगे और आउटपुट भी लेके देखेंगे। फिलहाल मेरी जो फाइल है वो रीड मोड में ओपन है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा fgetc का, और ये मेरे से फाइल का पॉइंटर लेगा। तो फाइल का पॉइंटर मैं डाल दूंगा fptr, और fgetc जो है वो मेरा एक रिटर्निंग फंक्शन है जिसको मैं ch में स्टोर करता रहूँगा, और इसके बाद मैं printf करता रहूँगा परसेंटाइल सी ch। अब आप कहोगे एंडिंग कंडीशन तो अभी तक भी सेम है, इसमें ऐसा क्या रिजॉल्व करा। fgetc क्या करता है, या तो मेरे को एक एक कैरेक्टर ला के दे देता है, या फिर जैसे अब यहाँ से आगे मेरी फाइल में कुछ नहीं है, फुल स्टॉप के बाद मेरी फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये मेरे को EOF रिटर्न करके दे देता है, यानी कि एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू में मैं लिख दूंगा EOF। तो EOF डिनोट करता है मेरा एंड ऑफ फाइल को, तो जब तक मेरा कैरेक्टर जो है वो नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल है तब तक मुझे प्रिंट करते जाना है। तो एक बार इसको सेव करते हैं पहले तो, और रन कोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हे आई वांट टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट, और मेरा इनफाइनाइट लूप नहीं चला। तो fgetc क्या होता है, एक रिटर्निंग फंक्शन है, या तो ये आपको कैरेक्टर्स रिटर्न करता रहेगा HEY स्पेस I, और जैसी फाइल आपकी खत्म हो जाएगी तो ये आपको एक EOF रिटर्न करके दे देगा। EOF डिनोट करता है एंड ऑफ फाइल। तो fgetc की तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ fputc। तो fputc में क्या करूँगा, मैं यूज़र से कुछ भी इनपुट लूँगा और उसको अपनी फाइल में लिख दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे r की जगह a कर लेता हूँ, अपेंड मोड। अब ये जो मेरी कैर ch है इसको मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो एरे बना लेता हूँ इसको अप टू 20 लेटर्स की, और ये वाली इसके साथ क्लैश कर रही है, तो एक काम करते हैं, एक यूज़र इनपुट नाम की कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। तो कैर यूज़र इन, और हम इसको बना लेते हैं लेट्स से 10 कैरेक्टर्स की। इसके बाद हम यूज़र को एक मैसेज डाल देते हैं, राइट समथिंग \n, ताकि यूज़र जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में दे, ट्रैक पैड। इसके बाद हम स्कैनफ कर लेंगे परसेंटाइल s, या फिर परसेंटाइल s की जगह ना getS यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा getS, और इसको हम स्टोर करा लेंगे यूज़र इन में। इसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा
इंट आई को आइटरेट करेंगे i इक्वल्स टू 0, और हम लूप कब तक चलाएंगे, जब तक मेरा जो यूजर इन एट आई वो नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर है, यानी मुझे बस नल कैरेक्टर तक जाना है। ठीक है, नल कैरेक्टर से पहले पहले का मैं सारा का सारा स्टोर करना चाहता हूँ। आई प्लस प्लस स्ट्रिंग्स पढ़ी है तो आपको पता है कि जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर होता है। तो ये मेरा फॉर लूप का लॉजिक हो जाएगा। तो इसके बाद में एफ पुट सी, और इसमें मैं डाल दूंगा यूजर इन ब्रैकेट्स आई, यानी कि ith इंडेक्स पे जो भी मेरा इनपुट है वो, और कॉमा डाल के लिख दूंगा fptr, ताकि ये जाके मेरी फाइल में अपेंड हो जाए। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, राइट समथिंग, तो मैं लिखता हूँ बिलीव मी, एंटर दबाता हूँ। तो ये वाला तो कोड वैसे भी रन नहीं होना चाहिए क्योंकि रीड मोड में है, लेकिन जब मैंने अपेंड मोड में खोली हुई है तो अपेंड तो हो जाना चाहिए ना। दोबारा से रन करता हूँ, रन कोड बिलीव मी, ये अपेंड नहीं हो रहा है। देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, हाँ कैरेक्टर्स ज़्यादा है, इसको हम 15 कर लेते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, डिलीट रन कोड, राइट समथिंग, बिलीव मी, एंटर दबाता हूँ, और यहाँ पे देखो बिलीव मी अपेंड हो चुका है। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि एरे का साइज जो है वो छोटा हो रहा था मेरे इनपुट साइज से, तो इसलिए आ रही थी। तो एफ पुट से क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे पुट करता है। आप यहाँ पे एफ पुट एस भी यूज़ कर सकते हो, वो एक बारी में एक स्ट्रिंग को वहाँ पे जाके अपेंड कर देगा। और इसके बाद में जो अपनी फाइल है मैं उसको रीड मोड से ओपन कर लेता हूँ, ताकि ये जो मैंने लिखा हुआ है इसे मैं रीड भी कर सकूँ। जो मेरा ये वाला वो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आर लिख देते हैं, एंड देन इस वाले कोड को कंट्रोल से हटा देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बिलीव मी अपेंड करा हुआ है, इसके आगे मैं बिलीव मी में आके अपेंड कर दूंगा आई विल। तो यहाँ पे हम अपेंड कर देते हैं, पहले स्पेस डालते हैं आई विल, एंटर दबाते हैं। तो फाइल में क्या हुआ, पहले अपेंड तो हो गया, बट रन टाइम पे ये चीज़ अभी फाइल मेरी अपडेट नहीं हुई थी, इसीलिए यहाँ पे जो मेरा आई विल है वो नहीं आ पाया, रीड हो पाया। लेकिन आई विल जो है वो अपेंड हो चुका है। तो अब मैं जब दोबारा से अपनी पूरी फाइल को रीड करूँगा तो अभी मैं इसके क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो कोड है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे एक एंटर मार देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कहाँ तक का कमेंट हटाना है। सेव करता हूँ, और कैर सी एच को कमेंट आउट नहीं करना था भाई। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखो आई विल इस बार यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो फाइल आईओ जो होता है वो अपने आप में ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो होता है, तो एग्ज़ाम वगैरह में इसमें इससे कोई एज सच बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। वो बस यही आता है कि आप एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कैसे कर सकते हो डेटा, और वो आप कर सकते हो fgetc को यूज़ करके, क्योंकि जो आपका fgetc है या फिर आपका fgetS है वो आपको EOF रिटर्न कर देंगे। तो इसी से आप रीड करते रहो और दूसरी फाइल में राइट करते रहो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी भाई नोट्स तो देखो सी के तो हो नहीं पाए, कोशिश करूँगा फिर भी हो जाए, बट खैर जैसा भी रहता है। और यहीं पे आपका फाइल आईओ जो है वो हो जाता है ख़त्म। इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है, बस एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, प्रिंटफ और स्कैनफ का जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है। सेकेंडली, आप कभी भी लूप में, जब आप लूप यूज़ कर रहे हो वेरिएबल के साथ में, उसमें आप कभी भी एफ स्कैनफ को यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप एफ स्कैनफ को यूज़ करोगे वो आपको सिर्फ फाइल में से लाके एक जगह स्टोर कर देगा, वो रिटर्न करके कुछ नहीं देगा। तो आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि आपकी जो फाइल है वो ख़त्म हो चुकी है या नहीं। तो आपको EOF अगर यूज़ करना है एंड ऑफ फाइल, तो आपको हमेशा fgetc या फिर fgetS यूज़ करना है। उसके अलावा
जब आप अपनी फाइल का सारा काम कर लो, क्योंकि फाइल में रिसोर्सेज लगते हैं, आपका जो भी सिस्टम होता है वो रिसोर्सेज एलोकेट करता है आपकी फाइल में जब भी आप आईओ यूज़ करना चाहते हो। तो जब भी आपकी फाइल का जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर कि आप उसे एफ क्लोज कर दो। एफ क्लोज को यूज़ करके यहाँ पे अपना पॉइंटर लिख दो fptr। इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाती है। एंड ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि फाइल में आप जब भी अपना जो भी काम करना है, आपको अपडेट करना है, कुछ भी करना है या व्हाट्सएवर जो भी आप करना चाहते हो, उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर लो। तो यही है फाइल आयो। तो यहाँ पे मैं सी का कोर्स कंप्लीट ख़त्म करता हूँ मेरी साइड से, और इसके बाद मैं शुरू करता हूँ कॉटलिन और पाइथन और या फिर जावा, मतलब इन 3 लैंग्वेजेस में से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यही है और सबसे ज़्यादा सैलरी वाली। वैसे तो फिलहाल मार्केट में जो चल रही है हाईएस्ट सैलरी वाली आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट मिलेगी, बट कॉटलिन का भी ट्रेंड है। गूगल ने उसको ऑफिशियली एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अनाउंस कर दिया है, तो कॉटलिन का ट्रेंड अब धीरे धीरे इंक्रीज होगा और जो पुराना जावा का कोड था वो भी कॉटलिन में लिखा जा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी जावा मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि जावा में आपका डी एस से हो जाता है, तो वैसे तो डी एस से के लिए मैं कहूँगा C++ यूज़ कर लो, गेम डेवलपमेंट में भी वही यूज़ होती है और डी एस से भी उसी में हो जाएगा। और C++ क्या है, आप सिस्टम लेवल पे चीज़ों के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे कि होता क्या है। बाकी अगर आप जावा में भी सकते हो तो जावा, कॉटलिन, C++ आई ट्राई कि मैं करा दूँ। वो मेनली है तो आपकी सी, बट उसमें प्लस प्लस क्या है, वो ऊप्स कंसेप्ट है, ऊप्स प्लस हो जाता है उसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाती है उसमें जावा की तरह। तो जावा यूज़ होती है ज़्यादातर वैसे तो फिलहाल इंडस्ट्री में, बट कॉटलिन का ट्रेंड चला है तो कॉटलिन करेंगे। उसके अलावा डेटा साइंस में पाइथन, और मेरी स्पेशलाइजेशन AIML की है, तो पाइथन मेरी फेवरेट लैंग्वेज है क्योंकि मैं उसी में यूज़ कर पाता हूँ सारी अपनी लाइब्रेरीज, केरास लाइब्रेरी, टेंसरफ्लो वगैरह जो भी है वो सब पाइथन में यूज़ होती हैं, तो पाइथन। तो देखते हैं धीरे धीरे करके कंटेंट आएगा, एक भी लैंग्वेज मैं नहीं छोड़ूंगा, जो भी ट्रेंडिंग लैंग्वेज होगी सारी लैंग्वेजेस कराऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ मैं रेगुलर रहूँगा। तो टिल देन टेक केयर।